नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश कुमार पांचाल। संज्ञान कोचिंग क्लासेज केकड़ी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। अपन पढ़ रहे थे पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत थोड़ा सा पोर्शन रह गया था। अगर कोई इस वीडियो को फर्स्ट बार देख रहा है तो इससे पहले वाले पोर्शन को देखने के लिए आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 पावलोव का जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है उसका पार्ट 1 देखना होगा। ये पार्ट 2 है जिसमें पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत अपन ने पढ़ा था। थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। पावलोव जो कि एक कौन थे, रूसी शरीर शास्त्री थे, रूसी शरीर शास्त्री थे। और मैंने आपको बताया था 1904 में इनके द्वारा अधिगम का एक सिद्धांत दिया गया था जो कि अधिगम का साचार्यात्मक सिद्धांत कहलाता है, अधिगम का व्यवहारवादी सिद्धांत कहलाता है, अधिगम का परिधीय सिद्धांत कहलाता है। मैंने आपको बताया था कि पावलोव ने 1904 में एक सिद्धांत दिया था जिसको बहुत सारे नाम है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, बंध का सिद्धांत और भी प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत। मैंने आपको बताया था कि पावलोव के द्वारा अपने सिद्धांत को समझाने के लिए इन्होंने जिस पशु को काम में लिया था वो था कुत्ता। ध्यान में रखना, थॉर्नडाइक ने बिल्ली को काम में लिया था और पावलोव के द्वारा जो पशु काम में लिया गया था वो कुत्ता। तो थोड़ा सा जो बच गया था वो आज अपन पढ़ेंगे अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत में। तो कुछ चीजें मैंने आपको बताई थी कि पावलोव अपने सिद्धांत में क्या कहता है। इवान पेट्रोविच पावलोव, इनके द्वारा 1904 में सिद्धांत दिया गया था। पावलोव ने क्या कहा कि स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर अपन चाहें तो अनुबंधन के द्वारा अस्वाभाविक उद्दीपक से भी स्वाभाविक अनुक्रिया करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक माँ अपने बच्चे को हाबू हाबू कहकर डराती है, यानी कि जब बच्चा हाबू को देखकर डरता है तो स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया। लेकिन माँ के देखने से ही बोलने से ही वो डरने लग जाता है, यानी कि वहाँ पे अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति क्या हो रही है, स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है। और अनुबंधन के बाद में जो अनुक्रिया होती है उसे अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं। मैंने और भी आपको एग्जाम्पल बताए थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक मदारी के द्वारा जैसे ही डमरू को बजाया जाता है, जो भालू होता है या बंदर होता है वो उसकी आवाज पर ही नाचने लग जाता है। वह किस सिद्धांत से संबंधित है, वह पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत से संबंधित है। फिर मैंने आपको बताया था कि सर्कस में जैसे ही गाने चलते हैं वहां पे जो जंगली जानवर है वो अलग अलग कलाकृतियां करने लग जाते हैं, नृत्य करने लग जाते हैं। वह भी किस सिद्धांत से संबंधित है, पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत से संबंधित है। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से एक प्रेमिका या एक प्रेमी जो है वह फोटो को देखकर उससे बातें करता है, वह भी किस सिद्धांत से संबंधित है, तो वह पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत से संबंधित है। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से खेत में जो किसान होते हैं वह खेत में बिज्जू का या अड़वा लगा देते हैं जिससे जानवर देखकर भाग जाते हैं। यह किस सिद्धांत से संबंधित है, यह पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत से संबंधित है। यह मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था। अब यहाँ पे पावलोव के द्वारा कुछ एक जो है शब्दावली काम में ली गई है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ शब्दावली, कुछ वर्ड जो है जो पावलोव ने काम में लिए है। जैसे बात करते हैं अपन, सबसे पहले उद्दीपक सामान्यीकरण, ये शब्द काम में लिया। अब इसका मतलब क्या होता है, जब एक प्रकार के उद्दीपक से जो क्रिया होती है यदि दूसरे प्रकार के उद्दीपक से वही क्रिया होने लग जाती है तो ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उद्दीपक सामान्यीकरण कहते हैं। समझना इस चीज को। जैसे पावलोव ने जब घंटी बजाई, क्या बजाई, घंटी बजाई,
और घंटी बजाने से ही कुत्ते के मुंह से क्या निकली थी? लार निकली थी। यानी कि वहां पे क्या हो गया था? अनुबंध स्थापित हो गया था और अस्वाभाविक उद्दीपक से क्या हो रही थी? स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही थी, अनुकूलित अनुक्रिया हो रही थी। तो घंटी बजाने से ही कुत्ते के मुंह से क्या निकल रही थी? लार निकल रही थी। जब पावलोव ने घंटी से मिलती जुलती किसी सीटी को बजाई, यानी कि सीटी को बजाया, पावलोव ने किसको बजाया? सीटी को बजाया, और जैसे सीटी को बजाया तब भी कुत्ते के मुंह से क्या निकली है? लार निकली है। ऐसी प्रक्रिया को अपन क्या कहेंगे? उद्दीपक सामान्यीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? उद्दीपक सामान्यीकरण कहेंगे। अब ध्यान में रखना है, एक प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पर द्वितीय प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, पावलोव के सिद्धांत पर द्वितीय प्रयोग किया था जे.बी. वॉटसन के द्वारा, जो कि व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। जे.बी. वॉटसन। वॉटसन एक इनका सहयोगी है रेसाली रेनोर। इनके द्वारा भी एक एक्सपेरिमेंट किया था। वॉटसन ने अपने ही 11 माह के बच्चे, जिसका नाम था अल्बर्ट, और अल्बर्ट पे ये एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया था? देखते अपन। वॉटसन और इनके सहयोगी के द्वारा क्या किया गया था कि अल्बर्ट के सामने, मान लो ये 11 माह का बच्चा है, अल्बर्ट के सामने तेज लोहे की छड़ को बजाया गया। क्या किया गया? बजाया गया। जैसे ही लोहे की छड़ को पीटा गया या बजाया गया, यह 11 माह का बच्चा क्या हो गया? भयभीत हो गया, चौंक गया, डरने लग गया, रोने लग गया। किसकी आवाज़ से? लोहे की छड़ की आवाज़ से। फिर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि इस लोहे की छड़ के साथ में इन्होंने खरगोश को प्रस्तुत किया और अनुबंधन स्थापित किया। जैसे अपन ने पहले पढ़ा था, लोहे की छड़ को बजाया गया, खरगोश को प्रस्तुत किया गया, बच्चा उसकी आवाज़ से और खरगोश को देखकर क्या होने लग गया? डरने लग गया। लोहे की छड़ को बजाया गया, खरगोश को प्रस्तुत किया, बच्चा डरने लग गया। लोहे की छड़ को बजाया गया, खरगोश को प्रस्तुत किया और बच्चा क्या होने लग गया? डरने लग गया। फिर अनुबंधन स्थापित होने के बाद में वॉटसन क्या करता है? इस लोहे की छड़ को प्रस्तुत नहीं करता है, केवल और केवल किसको प्रस्तुत करता है? बच्चे के सामने खरगोश को प्रस्तुत करता है। किसको प्रस्तुत करता है? खरगोश को। और बच्चा खरगोश को देखकर डरने लग जाता है। क्या करने लग जाता है? डरने लग जाता है। और एक समय देखा गया कि खरगोश की तरह हर प्रकार की दिखने वाली चीज, मान लो एक खरगोश सफेद रंग का है, तो हर सफेद रंग की चीज जो कि रोएदार हो, उसको देखकर ये बच्चा क्या होने लग गया? भयभीत होने लग गया, डरने लग गया। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या हो गया था? उद्दीपक सामान्यीकरण। ये जो प्रक्रिया है, जब एक उद्दीपक से जो क्रिया हो रही थी, अब दूसरे उद्दीपक से भी हो रही है। हर सफेददार रोएदार वस्तुओं से भी बच्चा डर रहा है, दूसरे उद्दीपक से भी वही क्रिया है। तो इसे पावलोव ने क्या कहा है? उद्दीपक सामान्यीकरण कहा है। क्या कहा है दोस्तों? उद्दीपक सामान्यीकरण। ध्यान में रखना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को आप अगर मान लो लाल गुलाब देते हो, लाल गुलाब वो पकड़ेंगे, कांटा चुभ जाएगा, फिर उनके बाद में उनके मन में भय हो जाता है और हर लाल वस्तु को देखने से वो डरने लग जाते हैं। यह किस सिद्धांत से संबंधित है? तो पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत से संबंधित है। और इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? उद्दीपक सामान्यीकरण कहते हैं। तो समझ में आया होगा आपके। इसी प्रकार का एक अन्य वर्ड और काम में लिया है शब्दावली के रूप में पावलोव के द्वारा, और वह है उद्दीपक विभेदीकरण। उद्दीपक विभेदीकरण नाम से पता चल रहा होगा। उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस में विभेद करना, विभेदीकरण। यहां पे पावलोव क्या कहता है? पावलोव कहता है जब एक उद्दीपक को प्रस्तुत किया जाता है और उससे मिलते जुलते दूसरे उद्दीपक को प्रस्तुत किया जाता है, तो उस उद्दीपक से जो क्रिया होती है दूसरे उद्दीपक से भी वही क्रिया होती है, उसे अपन क्या कहते हैं? उद्दीपक सामान्यीकरण कहते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है
कि जो बच्चा है वह दो भिन्न भिन्न उद्दीपकों में अंतर करना सीख जाता है। एक समय के बाद क्या होता है, वह बच्चा दो अलग अलग जो उद्दीपक है उसमें अंतर करना क्या कर लेता है, सीख लेता है। इस चीज को, इस प्रक्रिया को पावलोव ने क्या कहा है, उद्दीपक विभेदीकरण। यानी कि घंटी के बजाने से कुत्ते के मुंह से क्या निकल रही थी, लार निकल रही थी, लेकिन जब सीटी बजाई गई, क्या बजाई गई, सीटी बजाई गई, तो शुरुआत में तो कुत्ते के मुंह से लार निकली, लेकिन एक समय आता है कि वह घंटी की आवाज को और सीटी की आवाज को क्या करने लग जाता है, पहचानने लग जाता है। तो घंटी की आवाज पर वो लार को टपकाता है, लेकिन सीटी की आवाज पर वो लार को नहीं टपकाता है। यह उद्दीपक विभेदीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है ये, उद्दीपक विभेदीकरण। यानी कि दो उद्दीपकों में एक समय के बाद प्राणी क्या करने लग जाता है, विभेद करने लग जाता है। एक वर्ड और काम में लिया पावलोव ने, और वो है विलोप या विलीनीकरण। विलोप या विलीनीकरण। अब यहां पे क्या है, विलोप या विलीनीकरण का मतलब क्या है, पावलोव कहता है कि जब अस्वाभाविक उद्दीपक को मैंने आपको पहले बताया था, अस्वाभाविक उद्दीपक को कंडीशन स्टिमुलस भी कहते हैं, इसे अनुबंधित उद्दीपक भी कहा जाता है, और इसे शॉर्ट में अपन CS भी कहते हैं। पावलोव क्या कहता है कि जब बार बार केवल अस्वाभाविक उद्दीपक को प्रस्तुत किया जाता है तो एक समय के बाद में एक अन्य प्रकार का अनुबंधन स्थापित होता है, और उससे जो अनुबंधन के द्वारा जो अपन ने क्रिया करना प्रारंभ किया था वह होना विलोप हो जाता है, उसका लोप हो जाता है। यहाँ पे उसको नाम दिया विलोप या विलीनीकरण। जैसे इसको ऐसे समझो कि जब घंटी बजाई गई, पावलोव के द्वारा घंटी बजाई गई, तो कुत्ते के मुंह से क्या निकली, लार निकली। यहाँ पे घंटी क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक है, कंडीशन स्टिमुलस है, अनुबंधित उद्दीपक है, CS है, ठीक है। अस्वाभाविक उद्दीपक से कुत्ते के मुंह से क्या निकली, लार निकली। लेकिन पावलोव क्या कहता है, अगर हम इस अस्वाभाविक उद्दीपक को बार बार क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, एक से ज्यादा बार बार अपन क्या करें, केवल अस्वाभाविक उद्दीपक को ही प्रस्तुत कर रहे हैं, कुत्ते के सामने भोजन को नहीं रखा जा रहा है, तो एक समय के बाद हो जाएगा कि कुत्ता समझ जाएगा कि घंटी बजने से भोजन नहीं आता है, और जो अनुबंधन स्थापित होता है वो वहीं टूट जाता है, उसका विलोप हो जाता है, लोप हो जाता है। ऐसी प्रक्रिया को पावलोव ने क्या कहा, विलोप या विलीनीकरण। यानी कि बार बार घंटी बजाने से एक समय के बाद में कुत्ता ये अपने मुंह से लार निकालना क्या कर देता, बंद कर देता है। इसे पावलोव ने क्या कहा है, विलोप या विलीनीकरण कहा है। क्या कहा है, विलोप या विलीनीकरण। और एक चीज और ध्यान में रखना है, जो भी पावलोव ने बताया है, और वो बताया है समय के बारे में। किसके बारे में, समय के बारे में। यानी कि अनुबंधन स्थापित करने के लिए अस्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक के बीच में ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए। अगर मान लो अपने को अनुबंधन स्थापित करना है तो अस्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक के बीच में जब उनको प्रस्तुत करेंगे उसमें ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा समय होगा तो अनुबंधन स्थापित नहीं होगा, हो भी जाएगा तो वह अनुबंधन कमज़ोर होगा। जैसे घंटी बजाने के बाद में पावलोव ने क्या प्रस्तुत किया था, भोजन। द्वितीय चरण में अनुबंधन स्थापित करते समय अपन ने पढ़ा था कि घंटी बजाने के साथ में पावलोव ने क्या प्रस्तुत किया था, भोजन। क्योंकि वो क्या करना चाह रहा था, अनुबंधन स्थापित करना चाह रहा था। क्या करना चाह रहा था, अनुबंधन। तो यहाँ पे पावलोव क्या कह रहा है कि अनुबंधन स्थापित करने के लिए इन दोनों के बीच में जब इन दोनों को प्रस्तुत किया जा रहा है तो ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि घंटी आज बजाई जा रही है, कल अपन भोजन प्रस्तुत कर रहे हैं तो उससे किसी प्रकार का कोई अनुबंधन स्थापित नहीं होगा। ज़्यादा समय हो जाएगा तो अनुबंधन स्थापित नहीं होगा, और हो भी जाएगा तो वो अनुबंधन कमज़ोर होगा, क्षीण होगा। तो यहाँ पे ये पावलोव क्या कहता है कि अस्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक के बीच में जब इनको प्रस्तुत किया जाता है अनुबंधन स्थापित करने के लिए तो इनके बीच में ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए। अब लास्ट में अपन देखते हैं इस सिद्धांत के शिक्षा में महत्व या शिक्षा में इसकी उपयोगिता।
शिक्षा में उपयोगिता। जहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं ध्यान में रखना है, शिक्षा में उपयोगिता, या यूं कह लीजिए महत्व। अगर आपके अच्छे से एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा, प्रयोग समझ में आया होगा, तो महत्व के बारे में भी समझ में आ जाएगा। जैसे बात करते हैं इस सिद्धांत की, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है, पावलोव को अनुबंधन का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? पावलोव को अनुबंधन का जनक या पिता कहा जाता है। इस सिद्धांत की शिक्षा में महत्व की बात करें तो ध्यान में रखना है, यह सिद्धांत पुनरावृत्ति पर सर्वाधिक बल देता है। यह सिद्धांत पुनरावृत्ति पर सर्वाधिक बल देता है। मैंने आपको बताया था पहले वाले वीडियो में, अनुबंधन क्या होता है कि बार बार पुनरावृत्ति के द्वारा किसी प्रकार का कोई संबंध स्थापित हो जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? अनुबंधन कहते हैं। तो ध्यान में रखना है, यह सिद्धांत पुनरावृत्ति पर बल देता है, बार बार क्रियाएं करवाने पर बल देता है, अभ्यास पर बल देता है। तो यह सिद्धांत पुनरावृत्ति पर बल देता है। और पुनरावृत्ति से क्या स्थापित होता है? अनुबंधन स्थापित होता है। फिर आगे आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे पावलोव क्या कहता है? पावलोव कहता है कि गणित जैसे कठिन विषयों को सीखने में, गणित जैसे कठिन विषयों को सीखने में पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत बहुत ही उपयोगी माना जाता है। उसके अलावा बात करें तो शिक्षा में या शिक्षण में जो श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, वह किससे संबंधित है? तो वह पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत से संबंधित है। कैसे? जब टीचर आके खुद पढ़ाता है, बच्चे उससे पढ़ते हैं, तो स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति क्या होती है? स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। लेकिन टीचर के न होने पर भी श्रव्य दृश्य सामग्रियों के माध्यम से बच्चे पढ़ते हैं, अनुक्रिया करते हैं, यानी कि वहां पे क्या हो जाता है? अनुबंधन हो जाता है, अनुकूलित अनुक्रिया होती है। तो ध्यान में रखना, अगर आपसे पूछ ले श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग करते हुए एक शिक्षक पढ़ा रहा है, तो यह अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यह अधिगम के पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत से संबंधित है। फिर आगे बात करें तो ध्यान में रखना, यह सिद्धांत आदत निर्माण एवं स्वभाव परिवर्तन में सहायक है। यानी कि बच्चों की अगर किसी प्रकार की हैबिट फॉर्मेशन करना है, आदत का निर्माण करना है, या उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना है, चेंज करना है, तो यह सिद्धांत, क्योंकि इसमें अस्वाभाविक उद्दीपकों का अपन प्रयोग करते हुए बच्चे में आदत का क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। फिर ध्यान में रखना है, इस सिद्धांत से बच्चों में प्रेम का विकास किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? प्रेम का विकास किया जा सकता है। ऐसे ही बात करें तो इस सिद्धांत से, ध्यान में रखना दोस्तों, इस सिद्धांत से बच्चों में समाजीकरण का विकास किया जा सकता है। समाजीकरण का विकास किया जा सकता है। ध्यान में रखना दोस्तों, इसी सिद्धांत की बात करें तो इस सिद्धांत से, यह जो सिद्धांत है यह है यांत्रिक। दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं, एक तो आपसे पूछ लेगा यांत्रिक और एक पूछ लेगा तार्किक। तो आपको ध्यान में रखना है, गेस्टाल्ट थ्योरी जो अपन आगे पढ़ेंगे वह तार्किक तरीके से सीखने पर बल देता है, जबकि यह सिद्धांत यांत्रिक, बच्चों को यांत्रिक तरीके से सिखवाने पर बल देता है। तो यह सिद्धांत यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल देता है। फिर ध्यान में रखना दोस्तों, इस सिद्धांत के द्वारा बच्चों में भय संबंधी भ्रांतियों को
दूर किया जा सकता है। यानी कि अगर अपन चाहें तो इस सिद्धांत के माध्यम से अगर बच्चे किसी प्रकार से भय से भयभीत है या किसी चीज़ से उनको डर लग रहा है तो अपन अस्वाभाविक उद्दीपकों का प्रयोग करते हुए उनमें जो भय है उसको अपन क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। जहाँ पे अपनी कौन सी सहायता करेगा, यह सिद्धांत सहायता करेगा। यह सिद्धांत पुनरावृत्ति के द्वारा अनुबंधन स्थापित करने पर क्या करता है, बल देता है। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो शिक्षा में इसके महत्व है। आशा करता हूँ कि यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इससे पहले वाला वीडियो भी आप जरूर देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 एक साथ देखिए। अगर आप चाहते हो कि मैं आगे भी इस प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूं तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।